यशवर्धन आजाद साहब, किन परिस्थितियों में ये जो यूएपीए का केस है किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि यूपीए का जो कानून है वो एक बहुत ही गंभीर चिंतन के बाद, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद, परमिशन लेने के बाद ही लगाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा कानून है जिसमें आपको मालूम है कि बेल नहीं मिलता है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अब कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिससे कि सॉवरेंटी ऑफ इंडिया को जो इफेक्ट करती है वो हो, या इस तरह से गंभीर रूप से इसको आहत करती हो, ये तीन ऐसे बड़े मुख्य ऐसे ये हैं जिनमें आप यूएपीए लगाते हैं। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हैं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जी बताने का प्लीज प्रयास। प्लीज, हाँ प्लीज। देखिए, जैसा कि आपने कहा 2021 में एक केस पहले लगा था, पीएमएलए का केस था। 2021 2 साल से ये चल रहा था। हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया था, बल्कि जो कोअर्शन वाली बात थी उसमें रिलीफ करने की बात थी न्यूज़ क्लिक को। अभी जो एलिगेशन है वो 38 करोड़ का एलिगेशन है, और 38 करोड़ का एलिगेशन मान लीजिए अगर सही भी है, तो मेरे ख्याल से एफडीआई जो जर्नलिज्म में है वो करीब 26% अलाउड है। और इसमें जो कहा गया है कि 9 लाख गौतम नवलखा को मिला था, जिस भी हालात में मिला हो, चाहे वो शेयर होल्डर है, तो उसमें उसकी तहकीकात ज़रूरी थी। और मैं मानता हूँ, जैसा कि राहुल देव जी ने भी ऐसे कहा था, उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी के मैं खिलाफ हूँ, जो सही है। और बाकी इसमें जो कई मुद्दे उलझे हुए हैं उसमें एक डिटेल्ड इंक्वायरी चाहिए। मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। अगर 38 करोड़ की राशि अगर कहीं से आई है, और एक देखिए, चाइना, ये बात सही है कि चाइना को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। और जब 2021 की ही आप बात करते हैं, तो 2021 में भी सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो चाइनीज़ कंपनियों के साथ चल रहा था। और बल्कि जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, तो हमारे तरफ से एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि चाइनीज़ कंपनियां यहाँ पे काफ़ी आती हैं, मार्केट है, और हम उनको अलाउ कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें अब ये देखना ज़रूरी है कि ये जो एफडीआई आया, क्या ये विधिवत तरीके से आया है? ये जो 38 करोड़ की राशि आई है, वो किस तरह से आई है? क्या वो एफसीआरए का वायलेशन तो नहीं है? जैसा कि एक लॉयर मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 3 सेक्शंस हैं जिसमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एफसीआरए का वायलेशन है या नहीं। और अंत में ये सारी बात इस चीज़ पे आ जाती है कि क्या ये यूआपा के अंडर कंसिडर किया जा सकता है? नहीं। सवाल ये है कि देखिए, अगर आप एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, अमेरिका से अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर पैसा दे रही है, तो क्या आप उसको बंद करेंगे? देखिए, एथिकल जर्नलिज्म, अनएथिकल जर्नलिज्म की बात दूसरी है, लेकिन जी यूआपा में लाने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा इसको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसको देखा जाए कि एफसीआरए का वायलेशन है कि नहीं। ये जो 38 करोड़ की राशि आई, वो किस-किस को बटी? जैसे अगर नवलखा साहब को मिला यूएपी में, तो किस हालात में दी गई? इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है। और चाइना ऐसे देश से अगर आया है, या लीबिया ऐसे देश से आया है, तो ये भी इसको देखना ज़रूरी है। लेकिन यूआपा में करना ये सही नहीं। अंत में एक बात बट और कहूँगा, जो प्रक्रिया है अन्वेषण की, उसमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना मोबाइल, ये सही नहीं। सारी चीज़ें लैपटॉप उठा के ले जाना, ये भी सही नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको केस रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अभी आशुतोष जी, हमें मालूम नहीं कि कौन वाक़ई युवापा में हेल्ड हैं, डिटेंशन में हैं, नहीं हैं, छोड़ दिए गए हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें लैपटॉप भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, तो आपको कोर्ट से वारंट लेना चाहिए। ये एक जैसा कह रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उस विषय में मैं दोनों हरजिंदर जी से और राहुल देव जी से बिल्कुल सहमत हूँ। आजाद साहब, एक सवाल और, वो सवाल इसलिए है क्योंकि चाइना से अगर किसी ने पैसा लिया है तो वो तो पीएम केयर फंड में भी चाइना का पैसा गया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि उनके यहाँ भी फंड गया हुआ है।
तो सिर्फ चाइना से आपके पास 38 करोड़ रुपए आ गए। क्या इस आधार पे आप ये साबित करना चाहते हैं कि दरअसल वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, देश की सॉवरेनिटी को हमला कर रहे थे? और क्या इस आधार पे आप ये बताना चाहते हैं कि दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी जिसमें 2 लाइनें सिर्फ न्यूज क्लिक के बारे में है, कोई वहां सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। 10 अगस्त को खबर छपती, 17 अगस्त को आप अलग से केस कर देते हैं, उसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन है। तो क्यों ना माना जाए कि यूएपीए का जो ये लगाया गया है वो हाईकोर्ट के उस ऑर्डर से बचने के लिए लगाया गया और सबक सिखाने के लिए लगाया गया। देखिए, इसके बारे में मैं पहले ही मानता हूं इस बात को कि यूपीए लगाने के लिए आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है और बहुत सारे इसमें यदि इंक्वायरी भी करनी पड़ती है और बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। और इसलिए जब हम यूएपीए की बात करते हैं तो इसमें आपको, अगर आप इतना बड़ा चार्ज लगा रहे हैं तो आपको उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन में ये लैपटॉप सीज करने की और इसकी जो बातें हैं, या आप इनडिस्क्रिमिनेटली दुनिया में कहीं भी लैपटॉप और ये बिना कोर्ट वारंट के सीज नहीं किए जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी नहीं मालूम, जैसा कि क्योंकि मुझे तो अभी पता लगा, मैं इंटरव्यू देख रहा था, राम साहब का इंटरव्यू भी देखा था, तो इसमें ये जानना आवश्यक है कि इसके पहले क्या सारे लोगों का जो आपने मोबाइल या लैपटॉप इकट्ठा किया है, क्या उन सारे लोगों के खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई की गई है? एक तो गलत की गई है, और जिन लोगों के खिलाफ नहीं भी की गई है तो उसको एक तरह से पहले ही सैंपलिंग में उठा लिया गया है कि ताकि उसकी पहले तहकीकात करें, देख लें उसको और उसके बाद केस लगाएं। तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ी सी कमजोरी है, इस बात को मैं मानता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।